4,600 करोड़ रुपए के NSCL घोटाले में FTIL के प्रमोटर जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। MCX के पूर्व CEO श्रीकांत जावलेकर भी गिरफ्तार। We have also found out that certain broking houses have used certain clients' accounts without their information. ब्रोकरों के खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने जांच तेज की। पुलिस को बोगस ट्रेडिंग के भी मिले सबूत। एयर एशिया इंडिया को उड़ान शुरू करने की इजाजत मिली। DGCA ने दिया लाइसेंस, मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे कानून की अवहेलना बताया। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन शुरू किया। सरकार के साथ टैक्स विवाद पर सहमति न बनने के बाद लिया फैसला। खराब विदेशी संकेतों ने तोड़ा बाजार का हौसला। मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट फिसला। UBS के इन्फोसिस को डाउनग्रेड करने के बाद IT शेयर लुढ़के। लोकसभा के 8वें चरण की वोटिंग में 64 सीटों पर पड़े वोट। बंगाल में मतदान का प्रतिशत 80 के पार। यूपी बिहार में करीब 60% की बम्पर वोटिंग। नरेंद्र मोदी को बनारस के बेनियाबाग मैदान में रैली की इजाजत नहीं देने से आग बबूला बीजेपी। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस बुलाने की मांग। कल से पार्टी करेगी धरने प्रदर्शन। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं और क्या है आज कार्यक्रम में। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने अगली सरकार के लिए विश लिस्ट की तैयार। इंडस्ट्री की स्पेक्ट्रम के दाम कम करने और टैक्स में कटौती की मांग। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। नीच राजनीति पर गांधी परिवार और मोदी के बीच बयानों का सिलसिला जारी। राहुल के बयान पर मोदी ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस नहीं बताए नीच राजनीति के बारे में। कॉमनवेल्थ के घोटाले करके टॉयलेट पेपर में से भी रुपया मार लिया। टॉयलेट पेपर में से मार लिया। कारखाने में से पैसे बना लिए। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कदम है कि नहीं है? फर्जी एनकाउंटर केस में अमित शाह को मिली राहत। CBI ने कहा, फिलहाल शाह के खिलाफ नहीं मिले पर्याप्त सबूत। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। FTIL के प्रमोटर जिग्नेश शाह गिरफ्तार हो गए हैं। NSCL घोटाले में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने जिग्नेश शाह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। शाह FTIL यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर हैं और ये कंपनी NSCL में करीब 99% की हिस्सेदार है। FTIL ने कमोडिटी एक्सचेंज MCX और स्टॉक एक्सचेंज MCX SX को भी प्रमोट किया है। EOW ने MCX के पूर्व CEO श्रीकांत जावलेकर को भी गिरफ्तार किया। अपनी तहकीकात, हमारी दर्ज FIR जो NSCL मामले में है, हम उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग सच अ लॉन्ग टाइम, EOW team has found out that Shri Javlekar and Shri Jignesh Shah had a criminal conspiracy with other accused who were running this particular exchange as a non-banking finance company, and which has led to the default to the investors to the tune of 5,600 crore rupees. मुंबई पुलिस EOW के एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा ने यह भी बताया कि अब जांच का फोकस ब्रोकरों पर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्रोकर्स की मिलीभगत से ही ये घोटाला हुआ है। Brokers are now very much in focus. The brokers are under investigation. We have found out that many brokers have done malpractices. For instance, brokers have charged certain percentage for giving them the warehouses receipts which were never given to the investors. We have also found out that certain broking houses have used certain clients' accounts without their information.
जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी क्या देर से उठाया गया कदम है और क्या अब निवेशकों को उनका पैसा मिल जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। बहरहाल जिग्नेश की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता आस्था जैन, आशीष वर्मा, नीरज वाजपेयी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएससीएल में फंसे निवेशक अरुण डालमिया। स्वागत है आप सबका। आस्था के पास पहले चलेंगे। आस्था, मुंबई पुलिस ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं जिग्नेश शाह पर, क्या डिटेल्स हैं? जी, 7 महीनों की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने एफटीआई के चेयरमैन जिग्नेश शाह और एनएससीएल के पूर्व एमडी और सीईओ श्रीकांत जावलेकर को गिरफ्तार कर दिया है। अब ये 7 महीनों की पूछताछ में ईओडब्ल्यू को ऐसा लगा कि पूछताछ के दौरान जिग्नेश शाह और श्रीकांत जावलेकर ने काफ़ी सवालों का जवाब ठीक से नहीं दिया है, काफ़ी क्वेश्चन को डॉज किया है और बार बार वो इल्ज़ाम वापस अंजनी सिन्हा और जो अरेस्टेड बोरोअर्स थे उनके ऊपर बार बार वो उंगली उठा रहे थे। तो उनके ये ठीक से जवाब ना देने के कारण ईओडब्ल्यू को लगा कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसके सिवा हमें ईओडब्ल्यू ने हमें और भी बताया कि इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि श्रीकांत जावलेकर जो पूरा का पूरा आईबीएमए और एनएससीएल के पूरे फाइनेंशियल हैंडल करते थे, उन्होंने और जिग्नेश शाह ने साथ में मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है और 13,000 इन्वेस्टर्स को चीट किया है। उनके हिसाब से उन्होंने ये स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम की तरह बेची है, जबकि ये स्कीम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, एनबीएफसी की तरह चल रही थी ये स्कीम। तो ये बड़ा ही एक दूसरा इल्ज़ाम भी लगाया है ईओडब्ल्यू ने। ईओडब्ल्यू के हिसाब से एफटीआई और एनएससीएल का जो रिलेशनशिप था उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए जा सकते हैं। एफटीआई ने का रिलेशनशिप में काफ़ी एनएससीएल के वॉल्यूम्स भी काफ़ी रिग हुए, जिसका बेनिफिट एफटीआई ने उठाया है। ये भी एक एलिगेशन है ईओडब्ल्यू का। ईओडब्ल्यू एक और चीज़ बोलता है कि सिर्फ जिग्नेश शाह ऑडिटर कमेटी में भी थे और वो एफटीआई के चेयरमैन भी थे, उस हिसाब से जिग्नेश शाह ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं है कि एनएससीएल स्कैम में क्या हुआ है, शुरुआत से क्या हुआ है। उन्हें शुरुआत से पता था क्या हुआ है। वो ही एक उनका बड़ा हाथ था, ये जो बोरोअर्स है, जो 22 बोरोअर्स है, उनको लाने में। तो ये सब चीज़ें देखकर ईओडब्ल्यू ने आखिर में 7 महीने बाद ये कदम उठाया है और जिग्नेश शाह और श्रीकांत जावलेकर को गिरफ्तार कर दिया है। पर ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अभी ईओडब्ल्यू ब्रोकर्स के पीछे भी जाने वाले हैं। ये हमें पता, ईओडब्ल्यू ने खुद ने बताया कि ब्रोकर्स ने भी कहीं ना कहीं हेराफेरी की है। उन्होंने जो चार्ज है जो इन्वेस्टर से लिया है वो 0.25% कमीशन के तौर पे लिया है और इन्वेस्टर्स को रिसीट भी नहीं दी है। तो ये सब सवाल अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस थोड़ा ब्रोकर्स पे भी शिफ्ट होगा। हालांकि ईओडब्ल्यू ने हमें स्पेसिफिकली कहा है कि इसका इस पीडब्ल्यूसी की जो रिपोर्ट है एमसीएक्स में, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो 7 महीने से चल रही है उसका नतीजा है। बट क्लियर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि ये दोनों अभी अरेस्ट हुए हैं। कल सेशंस कोर्ट में इनकी पेशी की जाएगी। जी, आशीष के पास चलेंगे। आशीष, अब जबकि जिग्नेश शाह गिरफ्तार हो चुके हैं तो इनकी दोनों लिस्टेड कंपनियां एफटीआईएल और एमसीएक्स, अब इनका क्या होगा आगे? क्या ये जांच का दायरा, जैसा हम सुन रहे हैं लगातार, क्या ब्रोकर्स पे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, 2 सवाल आपने उठाए। पहले मैं की दोनों लिस्टेड एंटिटीज एफटीआईएल यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और एमसीएक्स के बारे में बताना चाहूंगा। कपल ऑफ इश्यूज हैं जो अब हम यहां से शायद क्लोजली ट्रैक करते हुए नजर आए। सबसे पहले शायद एफटीआईएल का बोर्ड अब रिकॉन्स्टिट्यूट होता हुआ नजर आएगा। कौन उस बोर्ड को अब चेयर करता हुआ नजर आएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इन दोनों कंपनीज के लिहाज से कि एमसीएक्स का जो डाइवेस्टमेंट होना था, एफटीआईएल अब ऑब्वियसली शायद गो हेड नहीं कर पाए इस मामले में, तो एमसीएक्स के बोर्ड पर पूरा दारोमदार होगा इस पूरे स्टेक सेल के प्रोसेस को देखने का। लेकिन एमसीएक्स के साथ दिक्कत की बात कि इसके सीईओ ने हाल ही में, आपको याद होगा, रिजाइन किया था। प्लस बाजार अब मान रहा है कि एमसीएक्स के लिए तो फिर भी कोई बिडर सामने आता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो अब कंपनी दिक्कत में आती हुई नजर आएगी वो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। ध्यान रखिए, इन्होंने अपनी सिंगापुर एक्सचेंज को पहले ही बेच दिया था, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन को पहले ही बेच दिया था। अब इनके पास जो पूरा कारोबार था उसमें मेजॉरिटी लायन शेयर आता था सिर्फ एमसीएक्स से और कुछ हद तक सॉफ्टवेयर जो कारोबार था इनका वहां से। तो ये कंपनी अब खास तौर पे दिक्कत में आती हुई नजर आएगी। जहां तक ब्रोकर्स की बात है, देखिए, पहले एनएससीएल के एग्जीक्यूटिव्स अरेस्ट होते हुए नजर आए, उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव्स अरेस्ट होते हुए नजर आए, और अब कहा जा रहा है कि फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा या फिर जो गेम है अब वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा ब्रोकर्स की तरफ। क्योंकि यहां पर जैसे आज मुंबई पुलिस ने खुद भी हाईलाइट करा है, कुछ वायलेशन सामने आए हैं, चाहे वो शिफ्टिंग ऑफ क्लाइंट कोड्स की बात हो या क्लाइंट्स की बिना जानकारी के वहां पे ट्रेड्स करने की बात हो। तो अब ये पूरा पॉकेट जो है वो सिवियर स्क्रूटनी में आता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखें, यहाँ पे नाम सामने सबसे ज्यादा आते हैं आनंद राठी, मोतीलाल और आईआईएफएल जैसी ब्रोकिंग हाउसेस के। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज केस में जो एनएससीएल का फियास्को है, किस हद तक एफटीआईएल पे उस
उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी आती हुई नजर आएगी, उस पर भी सबकी पैनी नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए जान लेते हैं जानकार क्या मानते हैं, किस तरह का स्टॉक में रिएक्शन इन दोनों लिस्टेड एंटिटीज MCX और FT में देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है यदि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 200 रुपए के आसपास मिलता है तो शायद थोड़ा अट्रैक्टिव दोबारा से हो जाता है, और MCX का स्टॉक मेरा मानना है कि 400 रुपए के आसपास मिलता है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेट फंड कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट चूँकि एक बड़ी इवेंट है प्रमोटर्स को लेकर तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहले इमीडिएट बेसिस पे तो ये होगी पिटाई, बट इसके होने के बाद एटलीस्ट कोई सुलह निकले इस उम्मीद में आई एम श्योर थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिव वो भी बिल्डअप होगा। अब आगे चल के क्या स्टेप्स, किस बेसिस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या क्या इन पे एलिगेशन लगे हैं उसकी तहकीकात होती है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से स्टॉक रिएक्ट करेगा। लेकिन पहला रिएक्शन डेफिनेटली नेगेटिव होगा, बाद में जाके कुछ पॉजिटिव वो हो सकता है। मेरे हिसाब से जिसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन है, इसके बाद कोई नहीं चाहेगा कि इस टाइप की विवादों में घिरी हुई कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करे, तो वहां पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ही है। बट मैं MCX की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसको इससे अगर डिटैच करके देखे, बिजनेस इवैल्यूएट करना लगे लोग, तो हो सकता है कोई इसमें सोल्यूशन निकल सकता है। अब चलते हैं नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, जिग्नेश की गिरफ्तारी क्या देर से उठाया गया कदम है, और क्या गिरफ्तारी के बाद निवेशकों को पैसे वापस मिलते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि ये देर से उठाया गया कदम है। बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। जब ये जुलाई अगस्त पिछले साल केस हुआ था, उसके बाद से लगातार जांच हुई और EOW ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई और उसके बाद एक लंबे समय तक वो खामोश भी रहे, और अब जाके अचानक से गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे एक टाइमिंग का सवाल लेकर भी लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतने दिन तक क्यों किया, क्योंकि इस बीच CBI ने भी जाँच की, ED ने भी जाँच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं। तो वो एक टाइमिंग का इशू है। मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरीके से अब गिरफ्तारी की गई है, कानूनी दांव पेच इसमें ज़्यादा फंसते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि MCX का स्टेक सेल होना है, वो मुश्किल में फंसेगा क्योंकि उसके प्रोमोटर FTIL और FTIL के चेयरमैन जेल में है, MCX के CEO रिजाइन कर चुके हैं। तो जो रिकवरी का एक प्रोसेस बनता हुआ दिख रहा था कि स्टेक सेल होगा और वहाँ से पैसे निकलेंगे, वो एक कानूनी दांव पेच और उलझन में फंसेगा। एक पहला मुद्दा ये। दूसरा ये कि तमाम सारे जो डायरेक्ट NACL के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे के अलावा FTIL के भी इन्वेस्टर हैं छोटे, उनको भी अपनी जो है पूंजी की चिंता होगी। MCX के इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अपनी पूंजी की चिंता होगी। तो ये एक जो पूरा मामला फंसता हुआ दिख रहा है, जो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की, उनका मानना है कि ये कानूनी पेचीदगियों में ज़्यादा फंस सकता है मामला, क्योंकि 3-4 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, 3-4 जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हैं और 2-3 रेगुलेटर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये इतना आसान अब नहीं दिख रहा मुझे, ये मेरे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कि ये आप तुरंत इसमें रिकवरी की बात करने लगे, क्योंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। देखना ये होगा कि अगर जिग्नेश जो रिमांड पर ले जाते हैं या 14 दिन की हिरासत में रखे जाते हैं, उसके बाद अगर उनकी जमानत हो जाती है तो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जा सकती है तेजी से। लेकिन अगर ये जेल में ही रहते हैं तो मामला फिर से एक बार उलझता हुआ आपको दिखेगा, और रिकवरी मुझे ऐसा लगता है, मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको, कि थोड़ा सा डिले होती हुई दिखेगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिला के सब दिक्कत ये हो सकती है कि जो पैसे की रिकवरी की बात थी वो डिले हो सकती है। वो दालमिया साहब हमारे साथ बैठे तो उन पे भी आएंगे, ये बात करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि अब इनके लिए क्या रास्ता। डालमिया साहब, जैसा हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हो गई यहाँ, लेकिन इसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि जो पैसे की रिकवरी का मामला वो कहीं फंस सकता है। आप क्या कहेंगे? रिकवरी का मामला तेजी से होगा। इसका कारण यह है कि जिग्नेश साहब पहले भी पैसे देने वाले नहीं थे, और जो भी रुपये गए हैं वो 24 बारोवर थे पहले, अब 22 रह गए हैं। उस साथ में 4000 करोड़ रुपया है। वो रुपया उन्होंने क्या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है या लोन रिपे किया है। अब उसके अरेस्ट होने के बाद में जो बारोवर है वो डर के मारे सामने आएंगे, अरेस्ट होने के डर के मारे सामने आएंगे। साथ में ये ओपन एंड शट केस था, प्रॉपरली अगस्त में ही सारा कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। EOW में सारे बारोवर आते थे पिकनिक स्पॉट बना के, वहाँ आते थे जाते थे, उनको सब मालूम था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने फ्रॉड किया है, तब भी उनका ना तो अरेस्ट हुआ। अभी ये लगता है कि परिवर्तन होने वाला है, ये आगाज जो है परिवर्तन की है, इसलिए सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इसके अंदर में गवर्नमेंट पूरी तरह से मालूम था, गवर्नमेंट को, कंज्यूमर मिनिस्ट्री को पूरी तरह मालूम था। 2012 में ये टोटल स्कैम 2000 करोड़ का ही था, जो FMC ने लिखा भी था कंज्यूमर मिनिस्ट्री को कि हमको चेक करने दिया जाए, लेकिन उस समय चेक करने नहीं दिया गया। इसका फलस्वरूप ये 6500 करोड़ का हो गया, और जो 1000 करोड़ रुपये जो कम हुआ है वो सिक्योरिटी गारंटी फंड से चुका गया।
जुलाई में। ये आप कह रहे हैं आसान हो जाएगा। नीरज जिनसे हम बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी नीरज, सवाल कर सकते हैं आप। अरुण जी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल आशान्वित होना चाहिए कि बहुत जल्दी रिकवरी होगी, लेकिन अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें तो बहुत सारी जो जांच हुई हैं उसमें अभी ये इस्टेब्लिश होना कोर्ट ऑफ लॉ में बाकी है कि वो पैसा साइफन ऑफ होके किस अकाउंट में गया। ये भी ना तो ईडी ने इस्टेब्लिश किया है, ना ईओडब्ल्यू ने इस्टेब्लिश किया है, ना ही किसी दूसरी एजेंसी ने। तो पैसे की रिकवरी होना, आशान्वित होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप टेक्निकल ग्राउंड पर जाएंगे तो ये फंसता हुआ दिखेगा। इसलिए मैं बार कह रहा हूँ कि ये प्रोसीजरली थोड़ा लंबा लगेगा। अरुण जी, मैं समझना चाहूँगा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रिकवरी होती हुई दिखेगी? ईडी ने ऑलरेडी सारे अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करके कैसे रुपये इनके पास आए थे, कौन कौन से बैंक में गए हैं, वहाँ से कौन कौन सी प्रॉपर्टी ली गई है, वो इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। उसी तरह से ईओडब्ल्यू ने भी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और हम लोगों ने भी, जो NSCL इन्वेस्टर फोरम है, उन्होंने भी पूरी मदद करके पूरी डिटेल दे दी है। जो 2013 में बैलेंस शीट बंद होने के बाद, बारोवर की बैलेंस शीट बंद होने के बाद में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट जहाँ किए वो सारी दुनिया को मालूम है। और जब सामने रुपया है, सामने प्रॉपर्टी है, तो बचा ही क्या है? सिर्फ एक एजेंसी, जो नई सरकार आए वो सिर्फ एक एजेंसी लेके सारे लोगों को पकड़ के उनकी चीज़ों को बेच दे, विद इन 1 महीने में सारे पैसे आ सकते हैं। ये तो सरकार की मंशा के ऊपर है, पैसा दिलाना चाहती है नहीं चाहती है। जो नई सरकार आएगी उस पर हमको बहुत दारोमदार है। जी दानिश साहब, आप हमारे साथ बने रहें। इन्वेस्टर फोरम के प्रेसिडेंट किरत सोमैया ने ईओडब्ल्यू के फैसले का स्वागत किया है, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। वास्तव में 6 महीना ये राज्य सरकार क्यों जिग्नेश शाह को बचाए रखा। अब जिग्नेश शाह के जो आका है, गॉड फादर है शरद पवार, इनकी सरकार जा रही है, तब जाके उनको गिरफ्तार किया। 6 महीने में जिग्नेश शाह ने FTIL से लेके कितना इन्वेस्टमेंट और पैसा बाहर लेके गए, 10,000 करोड़ रुपया वो बाहर लेके गया। वो जो निवेशकों का नुकसान हुआ उसके अभी भरपाई कौन करेगा? नई सरकार 16 मई के बाद में आएगी और मैं वादा करता हूँ, छोटे निवेशकों को वादा करता हूँ, इस सब का पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। 6 महीने में जिग्नेश शाह ने जितना भी पैसा बाहर ले गया होगा वो वापस हम ला के निवेशकों को प्रोटेक्ट करेंगे। जी, और अरुण डालमिया हमारे साथ बने हुए हैं। किरत सोमैया, अरुण डालमिया वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि शायद सरकार के चेंज के साथ आपके पैसे जल्दी वापस आएंगे। लेकिन थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगी। जब इनिशियली ये स्कैम सामने आया था तो इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद थी कि बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हुए, इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में पड़ते हुए सेटलमेंट हो सकता है आपसी बातचीत से। आपको लगता है कि कुछ देरी इसलिए भी हुई है? नहीं, शुरू में जिग्नेश शाह ने बार बार ये भरोसा दिलाया था कि मैं 1100 करोड़ से शुरू करूंगा, लेकिन वो खाली बातचीत करते रहे। ईओडब्ल्यू बार बार यही कहते रहे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि सामने सारे 12 ओवर 24 लोग आते थे और पिकनिक बना के चले जाते थे। जी। अब जो चीज़ जो सामने है वो ओपन एंड शट केस था, पहले दिन ही सब कुछ मालूम था, उसी समय कार्रवाई कर ले जाती तो 6 महीने का ब्याज तो बचता। और सरकार यदि चाहे कि फ्रॉडस्टर को पकड़ना है, उनके लिए 10 दिन का काम नहीं है। उनके पास सारी मशीनरी है, सारे लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था। ये दिसंबर के पहले ही पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था। आपका कहना है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल रही। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण डालमिया जी। और यहाँ पर सारे निवेशक उम्मीद करते होंगे कि जल्दी कोई हल निकल कर आएगा। नीरज वाजपेयी, आशीष आस्था, आपका भी शुक्रिया। और हम आपको बताते हैं कि आखिर जिग्नेश शाह की शख्सियत क्या है। 46 वर्षीय जिग्नेश शाह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जिग्नेश शाह बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BE की डिग्री हासिल की। उसके बाद शाह ने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से कैपिटल मार्केट्स की पढ़ाई की। इन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की। जिग्नेश को सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नौकरी मिली। BSE में बाजार की बारीकियों को समझने के बाद 1999 में जिग्नेश शाह ने FTIL की स्थापना की और इसके 3 साल बाद MCX की नींव रखी। और अब यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कई अड़चनों के बाद एयर एशिया को उड़ान भरने की मंजूरी आखिरकार मिल गई है। और भारत सरकार के साथ टैक्स विवाद नहीं सुलझने के बाद
वोडाफोन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन शुरू किया। पूरी डिटेल बताएंगे थोड़ी ही देर में। सस्ती एयरलाइंस के क्षेत्र में जंग अब तेज होने वाली है। कई अड़चनों के बाद आखिरकार एयर एशिया को उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। डीजीसीए ने एयर एशिया को लाइसेंस दे दिया है। खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। अतुल, क्या डिटेल है आपके पास? अब यहाँ लाइसेंस मिल गया है तो कब से हम एयर एशिया को आसमान में देखेंगे? जी, उम्मीद की जा सकती है कि अब जैसा कि एओपी जो एयर ऑपरेटिंग परमिट है वो एयर एशिया को मिल गया है, तो इसके बाद लमसम 1 महीने का समय लगेगा पूरी तरह से प्रॉपर ऑपरेशन शुरू करने में एयर एशिया को, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हैं। रिक्रूटमेंट हो चुका है, ट्रेनिंग हो चुकी है स्टाफ की। साथ ही एक एयरक्राफ्ट जिसको जांच के लिए डीजीसीए के लिए लाया गया था, वो फिलहाल 1 मई को उसकी जांच भी पूरी हो गई थी। मामला पूरा अंतिम स्टेज में था और अब फाइनल मंजूरी मिल गई है। हालांकि एयर एशिया ने पहले भी साफ किया है कि शुरुआत में वो दक्षिण भारत के कुछ शहरों से अपना ऑपरेशन शुरू करेगी, सिलेक्टिव रूट्स पर फ्लाई करेगी, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी है कि जिन एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट चार्जेस काफ़ी महंगे हैं वहां पर पहले भी ऑपरेशंस विड्रॉ कर चुका है एयर एशिया। तो ऐसे में अभी दक्षिण भारत के जो शहर हैं वहीं से ऑपरेशन शुरू होगा। धीरे धीरे इसको एयर एशिया फैलाएगी। फिलहाल अगर देखें तो अब एयर एशिया पहली एयरलाइन ऐसी बन गई है कि जब एफडीआई पिछले साल 2012 सितंबर में एफडीआई अलाउ किया था घरेलू एयरलाइंस में सरकार ने, उसके बाद पहली एयरलाइन है जिसको लाइसेंस मिला है। हालांकि इसमें भी काफी लंबा समय लगा है, जो कि एक तरह से एयर एशिया के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि देखा जाए अगर तो पिछले साल अप्रैल में ही एफआईबीबी की मंजूरी मिल गई थी एयर एशिया को। इसके बाद एनओसी भी विमानन मंत्रालय से सितंबर में पिछले साल मिल गई थी और अब इंतजार था परमिट का, क्योंकि एयर एशिया का जो प्लान था वो जो आखिरी क्वार्टर है 13-14 का, उसमें ऑपरेशन शुरू करने का था। जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक अच्छा समय था एयरलाइन के लिए, लेकिन अभी जब शुरू करेंगे जून से, तो ऐसे में लीन पीरियड से सामना होगा एयर एशिया का। शुक्रिया अतुल सारे डिटेल्स के लिए। और एयर एशिया को उड़ान भरने की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इस मौके पर एयर एशिया के सीईओ मीतू चांडालिया ने मीडिया से बात की और कहा कि डीजीसीए और विमानन मंत्रालय ने इस मामले में काफी सहयोग किया है। We started off on this journey. We started off to work to revolutionize air travel in India. And we've never given up on that. And I think, it's been 7.5 months where we've gone through this AOP process. It's still one of the fastest AOP processes that we've ever been experienced in Indian aviation. And I can't thank DGCA enough, can't thank Ministry of Civil Aviation enough. They've all been very supportive. We are prepared to start operations in June. However, I haven't decided when that launch date would be. लेकिन एयर एशिया को लाइसेंस दिए जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। Question of the Indian ownership, the effective control and substantial ownership question was never decided, and that's a precondition, and it's an illegality, and that illegality will be challenged now, because already before the court there's a contempt petition pending before the Director General of the Civil Aviation. Government is not the final authority in this matter when they commit an illegality. So therefore, this is a matter which will go back straight to the courts. एयर एशिया के आने से एविएशन सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा, बात करने के लिए हमारे साथ है कापा साउथ एशिया के सीईओ कपिल कौल। कपिल, फाइनली एंट्री होने जा रही है एविएशन इंडस्ट्री पर, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, पहले तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इनको लाइसेंस मिली है। 15 महीने का एक वेरी टफ रेगुलेटरी टेस्ट से एयर एशिया निकल के आई है। तो मेरे ख्याल से एज अ कंपनी वी वेलकम कि उनको रेगुलेटरी क्लियरेंसेस मिले। इमीडिएट इम्पैक्ट तो मुझे हमको कोई सीरियस नहीं लग रहा है, बिकॉज दे विल स्टार्ट एंड स्केल अप करने में काफी टाइम लगेगा उनको। तो मेरे ख्याल से Q4 तक इनके ऑपरेशंस का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि Q1 में स्टार्ट करेंगे या Q3 में करना चाहिए। मेरा तो मानना है तो उनको Q3 में शुरू करना चाहिए और Q2 में नहीं शुरू करना चाहिए। तो बेसिकली Q4 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिजिकल में इनका एक्चुअल इम्पैक्ट पता चलेगा। बट ओवरऑल इंडस्ट्री की जो फिजिकल सिचुएशन है वो काफी टफ है। अभी भी लॉसेस लास्ट फिजिकल में $1.3 बिलियन के हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रेवेन्यू इनपुट से कॉम्पनसेट नहीं हो रहा है। रेगुलेटरी और पॉलिसी चैलेंजेस है, फिजिकल चैलेंजेस है। ओवरऑल मार्केट भी सॉफ्ट है, इकोनॉमिक कंडीशंस का टफ है।
तो उस कंडीशन में मेरे ख्याल से इनका ऑपरेशन आना इंडस्ट्री के फिजिकल चैलेंजेस को फर्दर हर्ट करेगा। और जब तक मार्केट रिकवरी जी, तो आप कह रहे हैं फर्दर हर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर शायद मुश्किलें और भी हैं कपिल साहब, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से एक अड़ंगा यहाँ पर लगाया है कि ये पूरी गैर कानूनी है, इस तरह से इजाजत दे देना। तो आपको लगता है कि आगे भी लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती है एयरलाइन को, कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी? मेरे ख्याल से लीगल चैलेंजेस की एक सर्टेनिटी तो है कि एक बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को फॉलो कर रहे हैं। हमारा मानना है कि एक अनलिस्टेड कंपनी में कंट्रोल को, जो उनका मेन इशू है कि कंट्रोल फॉरेन कैरियर्स हैं, टेक्निकली पॉइंट है उनके पास, बट मेरे ख्याल से एक अनलिस्टेड कंपनी में ये रिजल्ट निकालना कि कंट्रोल फॉरेन कैरियर्स के पास होगा, मेरे ख्याल से टफ है। ये कंट्रोल इशू इटसेल्फ मेरे ओपिनियन इसमें डिफरेंट है, बट हो सकता है कि कोई रेगुलेटरी चैलेंज, लीगल चैलेंजेस हो, बट मेरे ख्याल से ब्रॉडर जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो मेरे ख्याल से कोर्ट नॉर्मली पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाते अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन एविडेंस, और ये कंट्रोल का एविडेंस मेरे ख्याल से कोर्ट शायद एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कपिल कौल यहाँ पर कहते हुए कि एविएशन इंडस्ट्री में तो धमाका करेगी, लीगल पछड़े हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात विपिन, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव एक एयरलाइन है, तो यहाँ पर किस तरह का तहलका मचाती है। जी हाँ, वही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात यही है। वक्त कम था, कपिल से पूछ नहीं पाए कि हमारे लिए यानी यात्रियों के लिए क्या फायदा होने वाला है। बहरहाल यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद चुनाव के सेमीफाइनल में आज 7 राज्यों में 64 सीटों पर पड़े वोट। बीजेपी अब क्यों भड़की हुई है चुनाव आयोग पर, यह भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब देखते हैं राजनीति से जुड़े कुछ बड़ी खबरें। भारतीय लोकतंत्र का चुनावी पर्व अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर चल पड़ा है। आज 8वें चरण का मतदान खत्म हो गया है, इसके बाद सिर्फ एक और चरण का मतदान बाकी है। आठवें चरण में 7 राज्यों की 64 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 7, जम्मू कश्मीर की 2, यूपी की 15, पश्चिम बंगाल की 6 सीटों के साथ उत्तराखंड की सभी 5 और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वोटिंग कराई गई। इस चरण में यूपी में राहुल गांधी, वरुण गांधी, बेनी प्रसाद वर्मा सहित कुल 243 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मतदान का ये 5वां चरण था। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही सीमांध्र की 175 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में आज जोरदार वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 81%, आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड 76%, बिहार में 58%, उत्तराखंड में 62%, जबकि उत्तर प्रदेश में 55%, हिमाचल प्रदेश में 66% और आज जम्मू कश्मीर में भी वोटरों ने उत्साह दिखाया और यहाँ भी वोटिंग प्रतिशत 50% तक पहुंच गया। वहीं हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में 55% लोगों ने वोट डाले हैं। चुनावी महासमर के बीच बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी के चुनाव प्रभारी अमित शाह को इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की तरफ से फौरी राहत मिली है। सीबीआई ने कोर्ट के सामने कहा है कि उसे इस मामले में अमित शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। इससे पहले भी जांच एजेंसी ने कहा था कि अमित शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके बाद एनकाउंटर में मारे गए जावेद उर्फ प्रणेश के पिता ने सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। वाराणसी में मोदी की रैली पर रोक लगाने के बाद बीजेपी ने शहर में तीनों कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया है। बीजेपी इसके विरोध में कल वाराणसी में लंका गेट के सामने प्रदर्शन करेगी। दरअसल प्रशासन की दलील है कि मोदी जहां रैली करने वाले थे वो इलाका काफी संवेदनशील है और भीड़ भाड़ वाला है और यहां रैली करना मुश्किल है। उधर बीजेपी ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी की रैली पर रोक लगाने पर कड़ा विरोध जताया है। चुनाव अधिकारी की निष्पक्षता के संदर्भ में हमें अब केवल शक नहीं है, हमें विश्वास है
इस रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत बदला जाए। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफियर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे खेद है कि चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक है। इसलिए मित्रों, हमने तय किया है कि कल सुबह 11 बजे बीएचयू के बाहर लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। अब लगता है कि नरेंद्र मोदी को नीच राजनीति का मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आज उन्होंने इसे कुछ सही अर्थों में समझा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने यूपीए सरकार में हुए घोटालों पर हमला बोलते हुए रैली में लोगों से पूछा कि जिन लोगों ने सीडब्ल्यूजी घोटाले में पैसे खाए हैं वो नीच कर्म है कि नहीं। भाइयों बहनों, जिन्होंने कॉमनवेल्थ के घोटाले करके टॉयलेट पेपर में से भी रुपया मार लिया, टॉयलेट पेपर में से मार लिया, पायखाने में से पैसे बना लिए, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, दिल्ली की धरती पर निर्भया का कांड हुआ, एक गरीब बेटी को जुल्म से मार दिया गया, उस पर बलात्कार हुआ। ये निर्भया का कांड आपकी आंखों के सामने हुआ। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच कर्म है कि नहीं है? इतना ही नहीं, आपने 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया, 1 साल हो गया, 1 पैसा खर्च नहीं किया। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? अमेठी में आज पहुंचे राहुल गांधी ने नीच राजनीति के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया था। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। और खराब विदेशी संकेतों से आज बाजार में फिर दिखा दबाव। और चीन की दिग्गज आईटी कंपनी Alibaba.com अमेरिका में लाएगी IPO। देखिए पूरी खबर इस ट्वीट के बाद। मुनाफा वसूली और खराब विदेशी संकेतों की वजह से आज फिर बाजार में दबाव देखने को मिला। निफ्टी 6700 के नीचे 6 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई। आईटी शेयरों में गिरावट और बैंकों ने खराब नतीजों ने बाजार पर दोहरा दबाव बनाने का काम किया। स्टॉक एक्शन की बात करें तो आईटी के अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी मुनाफा वसूली हावी रही। इसके अलावा रियल्टी, ऑटो और मेटल शेयरों में भी गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ। आईटी शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली, जहां दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस 7 महीने के निचले स्तर पर बंद हुई। वहीं विप्रो, टीसीएस, एचसीएल जैसे दूसरे शेयरों में भी दबाव दिखा। दरअसल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने इन्फोसिस पर एक रिपोर्ट निकाली है और इन्फोसिस को डाउनग्रेड करके बिकवाली की सलाह दी है। वहीं इसका टारगेट 4050 से घटाकर 2750 कर दिया है। यूबीएस के मुताबिक इन्फोसिस के इटरेशन रेट और बिक्री ग्रोथ में फिलहाल सुधार की उम्मीद नहीं है। नई सरकार बनाने के लिए चुनावी जंग लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन नई सरकार बनने से पहले ही कई समस्याएं उठ खड़ी हुई है। इन चुनौतियों से निपटना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पेश है हमारी एक खास सीरीज, क्या करे नई सरकार। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनियों को अगली सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि नई सरकार उनकी माली हालत सुधारने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इंडस्ट्री ने नई सरकार को सौंपने के लिए अपनी उम्मीदों की एक लिस्ट तैयार की है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की मांग है कि स्पेक्ट्रम सस्ते दाम पर मुहैया कराया जाए और सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी एक साथ कराई जाए। साथ ही बताया जाए कि कितना स्पेक्ट्रम मौजूद है और इसकी कब नीलामी की जाएगी। कंपनियों के मुताबिक इससे उन्हें अपना बिजनेस प्लान बनाने में मदद मिलेगी। उनकी मांग है कि स्पेक्ट्रम चार्ज और लाइसेंस फीस को भी घटाया जाए। These are areas that you ought to focus on. One was the overall profitability and financial health of the industry.
The second was the whole issue of spectrum availability and spectrum affordability. And the third was right of way. टेलीकॉम कंपनियों को उम्मीद है कि नई सरकार उनकी स्थिति सुधारने के लिए उन पर लगने वाले टैक्स में भी कुछ कटौती करेगी। इंडस्ट्री चाहती है कि स्पेक्ट्रम चार्ज को 8% से घटाकर 1% किया जाए, वहीं लाइसेंस फीस को भी 8% से घटाकर 5% किया जाए। टेलीकॉम कंपनियां ये भी चाहती हैं कि वॉइस टेलीफोनी के अलावा उनकी दूसरी कमाई पर टैक्स नहीं लगे। इसके अलावा सालाना ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा में सफाई लाई जाए। वहीं वॉइस और डेटा सर्विस को बढ़ावा देने के लिए टावर लगाने से जुड़ी दिक्कतों से भी इंडस्ट्री राहत चाहती है। अंजुल तोमर, दिल्ली। भारत सरकार के साथ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स विवाद नहीं सुलझने के बाद आखिरकार वोडाफोन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया है। कंपनी ने 17 अप्रैल को सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन शुरू करने की बात कही थी। सरकार और वोडाफोन के बीच में टैक्स विवाद पर आम सहमति नहीं बनने के बाद वोडाफोन ने यह अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन दायर किया है। कंपनी ने भारत नीदरलैंड निवेश संधि के तहत आर्बिट्रेशन शुरू किया है। सरकार के मुताबिक वोडाफोन पर 2007 में हुए हचिचन एसआर के तहत 20,000 करोड़ की टैक्स की देनदारी बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान जल्द उड़ेगा भारत से। और भारत में कार रिकॉल के मामलों को क्यों हो रहे हैं ये तेज, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ने अमेरिका में आईपीओ लेने जा रही है। बाजार को बहुत वक्त से इसका इंतजार था। माना जा रहा है कि आईपीओ अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अलीबाबा ने अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में दी गई अर्जी में कहा है कि वो आईपीओ के जरिए $1 अरब जुटाना चाहती है, लेकिन जानकारों के मुताबिक कंपनी बाजार से $15 अरब जुटा सकती है, क्योंकि ताज़ा अनुमानों के मुताबिक अलीबाबा का कुल वैल्यूएशन 150 से $200 अरब आंका जा रहा है। हालांकि अलीबाबा ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो अमेरिका के किस एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएगी। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान इस महीने के आखिर में भारत से उड़ान भरना शुरू करेगा। सिंगापुर एयरलाइंस ने आज दिल्ली और मुंबई से एयरबस 380 की सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया। जनवरी में विमानन मंत्रालय की तरफ से A380 ऑपरेशंस को इजाजत देने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस पहली एयरलाइन है जो भारत में A380 की सेवाएं शुरू करने जा रही है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से अब आप दुनिया के सबसे बड़े विमान में आरामदायक सफर कर सकेंगे। सिंगापुर एयरलाइंस ने 30 मई से दोनों एयरपोर्ट से A380 की सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। सिंगापुर एयरलाइन के A380 में फर्स्ट क्लास स्वीट्स, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी समेत 3 क्लासेस होंगी। दिल्ली और मुंबई से सिंगापुर के लिए रोजाना इसकी एक उड़ान होगी। इस उड़ान को एयरलाइन सिंगापुर से A380 वाले दूसरे रूट हांगकांग, सिडनी, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को को कनेक्ट करेगी। फिलहाल A380 समेत एयरलाइन भारत से हफ्ते में 14 उड़ान ऑपरेट करेगी। एयरलाइन को उम्मीद है कि ज्यादा स्पेस और लग्जरी के लिए मशहूर इस विमान से भारतीय रूट पर उसे काफी फायदा होगा। So we expect that to continue. On top of that, because of A380 experience and the fact that it captured imagination of public, not just the business travelers, also the leisure travelers going on holidays, going to visit their friends and relatives, I think it should do well. 5 साल से चल रहे प्रतिबंध को खत्म करते हुए विमानन मंत्रालय ने जनवरी में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से A380 की उड़ानों को मंजूरी दे दी थी। एयरलाइंस कंपनियां एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत इन एयरपोर्ट से अपनी उड़ान शुरू कर सकती हैं। फिलहाल सिंगापुर एयरलाइन के पास 19 एयरबस A380 हैं और 5 नए विमान जल्द ही उसके बेड़े में शामिल होने वाले हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। ग्राहकों के बीच अपनी इमेज को लेकर कार कंपनियां काफी सचेत हो गई हैं। सरकार की तरफ से जरूरी ना होने के बावजूद भारत में कार रिकॉल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में 3 बड़ी कार कंपनियां 2.25 लाख से ज्यादा कारें रिकॉल कर चुकी हैं। रिकॉल के जरिए कार कंपनियां ग्राहकों का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। 9 अप्रैल को टोयोटा ने ग्लोबल रिकॉल के तहत भारत में करीब 45,000 इनोवा रिकॉल की। टोयोटा ने फैसला इनोवा की स्टीयरिंग व्हील के स्पाइरल केबल में गड़बड़ी की आशंका के चलते किया। ठीक 2 दिन बाद देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने भी 1 लाख से ज्यादा डिजायर, स्विफ्ट और अर्टिगा फ्यूल नेक फिलर में खराबी के चलते रिकॉल की। और अब होंडा ने 31,000 ब्रियो और अमेज रिकॉल की हैं।
कंपनी के मुताबिक इन दोनों कारों के ब्रेक वॉल्व की असेंबलिंग में गड़बड़ी का शक है। हालांकि इन तीनों मामलों में कंपनियों ने रिकॉल का फैसला अपनी जांच के आधार पर किया है। जानकारों का कहना है कि बिना शिकायत के ये कदम उठाना कंपनियों के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर बाद में जाके कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट आया और 1 नहीं 5-8 हो गए तो आप मीडिया छोड़ेंगे नहीं उनको और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, उनके न्यू कार सेल्स चले जाएंगे। तो आई थिंक ये इसको प्रिवेंट करने के लिए ये खुद कर देना ज़्यादा अच्छा है। जानकारों का कहना है कि नैनो में आग लगने की लगातार घटना के बावजूद समय पर रिकॉल का फैसला नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा कंपनी को अपनी इमेज और कार की बिक्री से चुकाना पड़ा। जानकारों का ये भी कहना है कि दुनिया भर में कार कंपनियां एहतियात के तौर पर रिकॉल का फैसला करती हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है और भारतीय बाजार भी अब ग्लोबल कार बाजार का हिस्सा है, लिहाजा यहाँ की कंपनियां भी इससे किनारा नहीं कर सकती। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरह अभी भारत में रिकॉल नहीं करने पर कड़ी पेनाल्टी जैसे कानून नहीं है, लेकिन सरकार अगले कुछ महीनों में भारत में भी रिकॉल जरूरी करने जा रही है। फिलहाल इस रिकॉल के तहत ब्रियो और अमेज में आई खराबी को दूर करने के लिए होंडा आपकी कार को अपने डीलरशिप के जरिए कॉल करेगी अपने सर्विस सेंटर पर और वहां पर कार की जांच की जाएगी और अगर जांच के दौरान पुर्जे में खराबी पाई जाती है तो कंपनी उसे मुफ्त में रिप्लेस करेगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और मेट्रो ट्रेन का पैसे कमाने का क्या है नया फॉर्मूला, देखिए इस ब्रेक के बाद। और क्या कर्व एलईडी टीवी में है दम, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। मेट्रो रेल जैसे मास ट्रांजिट सिस्टम अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पैसेंजर किराया पर ही निर्भर नहीं है, वो स्टेशन रूट ब्रांडिंग जैसे दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वोडाफोन के बाद अब गुड़गांव मेट्रो ने इंडसइंड बैंक के नाम पर एक स्टेशन को ब्रांड किया है, तो वहीं मुंबई में मेट्रो शुरू होने के पहले ही उसके रूट के सभी 12 स्टेशन बिक चुके हैं। गुड़गांव में इंडसइंड बैंक ने एक मेट्रो स्टेशन के साथ अपना नाम जोड़ा है। ये स्टेशन अब इंडसइंड बैंक साइबर सिटी रैपिड मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। इसके पहले गुड़गांव के रैपिड मेट्रो ने वोडाफोन के साथ भी इस तरह का टाई अप किया था। बताया जा रहा है कि 5 साल तक स्टेशन को अपने ब्रांड के नाम करने के लिए ये कंपनियां 2.5 से 7 करोड़ रुपए तक देंगी। ना सिर्फ हमने इसको स्टेशन को स्पॉन्सर किया है, पर स्टेशन पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी लिंक्ड ब्रांच भी खुलेगी, फुली डिजिटाइज्ड ब्रांच। तो ये अभियान जो है ये इंडसइंड बैंक को एक हाई स्ट्रीट ब्रांड बनाने की कोशिश है। इधर मुंबई में मेट्रो शुरू होने में अभी देर है, लेकिन रिलायंस इंफ्रा ने मुंबई मेट्रो 1 के 12 स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स बेच भी दिए हैं। मुंबई मेट्रो 1 ने सभी 12 स्टेशन के ब्रांडिंग राइट्स एक नामी आउट ऑफ होम कंपनी को 15 साल के लिए बेच दिए हैं। इससे हमें लागत कम रखने में मदद मिलेगी। हालांकि रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा यात्री किराए से ही आएगा। कंपनी कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाने के दूसरे मौके भी खोजेगी। एडवर्टाइजिंग को लेकर इन कंपनियों की दिलचस्पी की वजह साफ है। टिकट की कीमत एक सीमा के बाद बढ़ाना मुश्किल है, इसीलिए ये आमदनी के दूसरे तरीके खोज रही हैं। ये चीज़ बहुत एसेंशियल है किसी एक मेट्रो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जब हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर मेट्रो बना रहे हैं, रिलायंस बना रहा है, एल&टी बना रहा है, डीएलएफ बना रहा है, तो इनके लिए सिर्फ फेयर बॉक्स रेवेन्यूज लेके आप चलोगे तो इनका जो कॉस्ट रिकवरी ही हो पाता है जितना एक्सटेंड तक वो टिकट बेच पाते हैं। फिर टू गेट द रिटर्न ऑन द इक्विटी जो वो पैसे लगा रहे हैं, उसके लिए ये सारे जो माध्यम हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दुनिया भर में मेट्रो प्रोजेक्ट्स की कमाई का 35% हिस्सा इसी तरह के नॉन फेयर रेवेन्यू से आता है और इसके लिए टैक्सी सर्विस जैसे रास्ते भी अपनाए जाते हैं। भारत में शुरुआत जरूर एडवर्टाइजिंग से हुई है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर रियल एस्टेट और बेटरमेंट टैक्स जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। कविता कृष्णन, मुंबई। होम एंटरटेनमेंट कैटेगरी में किंग साइज टीवी के मुकाबले में एक और खिलाड़ी उतर गया है। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया है दुनिया का पहला अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कर्व टीवी। हालांकि बाजार में पहले से एलजी कर्व डिजाइन को उतार चुका है। ऐसे में सैमसंग का ये कर्व टीवी एलजी को किस तरह से टक्कर देगा, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। प्रीमियम टीवी सेगमेंट में बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब कंपनियां नए प्रोडक्ट के लॉन्च करने में जुट गई हैं। सैमसंग ने अपने फ्लैट पैनल टीवी की कैटेगरी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कर्व्ड यूएचडी टीवी लॉन्च किया है।
सैमसंग का दावा है कि ये दुनिया का पहला कर्व UHD टीवी है। इसकी खासियत यह है कि आपको कमरे के हर कोने से क्लियर व्यू मिलेगा। जनवरी में LG इस कैटेगरी में OLED कर्व टीवी ला चुकी है, लेकिन सैमसंग को उम्मीद है कि वो अपनी रेंज की बदौलत LG को जरूर पीछे छोड़ देगी। उनकी टक्कर के लिए भी है सच अ लार्ज वाइड रेंज ऑफ कर्व UHD, उनका इतना रेंज नहीं है। तो मार्केट में कब से अवेलेबल हो जाएगा? आज से अवेलेबल है, आप आज कह सकते हैं। सैमसंग के 55 इंच से 78 इंच कर्व पैनल की कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक के बीच में है, जबकि LG के 55 इंच OLED कर्व टीवी की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। हालांकि LG के OLED टीवी में आप 3D का मजा भी ले सकते हैं, जो सैमसंग में नहीं मिलेगा। देश में LED पैनल मार्केट में सालाना 20 से 25% की ग्रोथ है, जिसमें हाई एंड प्रोडक्ट्स का शेयर 5 से 6% तक के बीच में है। कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 सालों में प्रीमियम प्रोडक्ट की मांग में 10% तक की बढ़ोतरी होगी और इनोवेशन के आधार पर वो कंज्यूमर को लुभाने में जरूर कामयाब होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।